पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर देखे थे। एन वॉज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। कायरल सेंटर अपने आप में स्टीरियोजेनिक एरिया होता है। कायरल सेंटर हो गया या क्यूमुलिन हो गया या स्पाइरेन हो गया, ये सब चीज हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। देखो, स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सूडोकायरल सेंटर। स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग सूडोकायरल सेंटर। जैसे मान लो हम लिखे CH3 CHOH 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 CH3। नो डाउट फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन इसमें आपको 3 कायरल सेंटर मानना है। ये तो रियल कायरल है, ये भी रियल कायरल है। इन दोनों में कोई इन दोनों में कोई डाउट नहीं है कि दे आर रियल कायरल सेंटर। अगर एक R रहा दूसरा S रहा तो ये वाला भी कायरल सेंटर, लेकिन एक R और दूसरा R भी रहा तो ये कायरलिटी लॉस। तो बीच वाला कार्बन जो है वो सूडो कायरल है। सूडो कायरल सेंटर इज ऑल्सो काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज 3 विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ना इस मॉलिक्यूल में? किसी भी एक फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आना चाहिए, वो आएगा इसमें। n इक्वल टू 3 विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर्मूला लगाओगे टोटल नंबर ऑफ SI कितना आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, दैट इज 4। यही इसके ऑप्टिकल आइसोमर है, यही इसके स्टीरियो आइसोमर है। और ये 4 कौन कौन से हैं ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे इस मॉलिक्यूल का पहला फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 सारे H एक तरफ और सारे OH एक तरफ। ये कायरल सेंटर है नो डाउट, ये कायरल सेंटर है नो डाउट। इस फॉर्म में क्या बीच वाला कायरल सेंटर बिहेव कर रहा है चेक करेंगे। प्रायोरिटी लगाओ, RS देखना है। अगर ऊपर R हुआ नीचे S हुआ, या ऊपर S हुआ नीचे R हुआ, तब तो ये भी कायरल सेंटर हो। तो प्रायोरिटी निकालने के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दिया 1 नंबर, नीचे दिया कार्बन से ऑक्सीजन को 2 नंबर, ऊपर मिथाइल को 3 और ये 4। सबको समझ में आ रहा? तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन है हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ऊपर वाला S फॉर्म है। सिमिलरली 1 नंबर, ऊपर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन लिखेंगे क्लॉकवाइज, नीचे R। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर का इमेज, नीचे S का इमेज, R फॉर्म विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ऊपर S है नीचे R है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। यस और नो? अब यहां बताओ कि R है कि S है। तो उसके लिए आप याद करो, मैं बताया था कि प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S, प्रायोरिटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन E, प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन। 1 नंबर तो हर हाल में ऑक्सीजन को मिलेगा, 4 नंबर इस हाइड्रोजन को मिलेगा, बच गया 2 और 3 डिसाइड करना। ये ऊपर और नीचे ग्रुप बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक R है दूसरा S है, तो 1 नंबर इधर मिला, 2 नंबर R को मिला, 3 नंबर S को मिला और ये चौथा मिला। 1 से 2, 2 से 3 घूमे, क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बीच वाला फिलहाल कायरल सेंटर S है। समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S, प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो जो बीच वाला जो कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा था, उसके लिए भी हम लोग प्रायोरिटी निकाल लिए, जो कि S निकला। नो डाउट इसमें 3 कायरल सेंटर है। POS के कारण ये फॉर्म मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ओके। अगर ये बीच वाला कायरल सेंटर है तो यहां हम अगर एक एक्सचेंज करेंगे
तो मुझे एक डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। यस और नो? तो हम दूसरा जो मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं वो इस कायरल सेंटर के अबाउट एक एक्सचेंज कर देंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए हम जो दूसरा ड्रॉ किए CH3 ऊपर H और OH जैसे था वैसे ही, नीचे H और OH जैसे था वैसे ही, लेकिन बीच वाले कार्बन पे मैंने क्या कर दिया कि OH इधर कर दिया और H इधर कर दिया। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया S, सबसे नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं किया R, लेकिन यहां पे कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर दिया मैंने, एक एक्सचेंज कर दिया इस कायरल सेंटर के अबाउट, इसलिए S था तो ये अब R हो जाएगा। This is the second optical isomer of the molecule, and this second optical isomer also have POS. Therefore, this is also meso. Meso 1, meso 2. अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला ये। ठीक, अब तीसरा हम बनाने जा रहे हैं इसका। द थर्ड फॉर्म विल बी CH3 पहले वाले को देखो, पहले वाले में हम क्या करेंगे कि ये दोनों को सेम रखेंगे, ऊपर वाला में एक एक्सचेंज कर देंगे। ऊपर कर दिए OH और H, बाकी जगह HOH। दिस इज द थर्ड स्टीरियो आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां बन जाएगा R, नीचे भी है R, ये फिलहाल अभी कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस फॉर्म इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। हर कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर होता है। CH3 मिरर इमेज ले लो, CH3 HOH OH OH, ये S फिलहाल ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये बना चौथा। ऐसे समझना कि अरे अगर ये बीच वाला कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो यहां पर अब हम अगर एक एक्सचेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो, जैसे मान लो मैं यहां पर एक और हम पांचवा ड्रॉ किए, CH3 ऊपर OH था, सबसे नीचे भी HOH था, ऊपर R था, नीचे R था, इसलिए ये बीच वाला कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहां एक एक्सचेंज करके भी अगर लिख दें OH और H, दिस टू आर आइडेंटिकल। वाई दे आर आइडेंटिकल? रोटेट दिस फिशर बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री से इसे घुमा लो, यही मिल जाएगा वापस। और हम लोग जानते हैं कि अगर वो कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो वहां पे एक एक्सचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। इसलिए जो मैंने अभी यहां एक एक्सचेंज करके ये जो ड्रॉ किया, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? इनएंशियोमर। फॉर्मूला से कितना आया था? 4 ऑप्टिकल आइसोमर, 4 स्टीरियो आइसोमर। समझ में आ रहा? और यही वो 4 हैं फॉर्म, ड्रॉ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर, बीच वाला सूडो कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल में ओवरऑल 3 कायरल सेंटर, बीच वाला सूडो कायरल सेंटर। देन द मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स, 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। Molecule with 3 chiral center, middle one pseudo chiral center, always exist in 4 different optical isomeric form. 2 of them are optically active and 2 of them are optically inactive. हाँ, कैसे आइडेंटिकल चीज डायस्ट्रीमर कैसे हो सकता है? कैसे नॉन सुपर इम्पोसिबल है? हम बोल रहे कि ये सुपर इम्पोसिबल है। जो फिशर अभी बना है एक एक्सचेंज यहां पर करके, ये कायरल सेंटर नहीं था, आर है दोनों जगह, तो ये कायरल सेंटर नहीं है।
और अगर ये कायरल सेंटर नहीं है तो यहां पे एक एक्सचेंज करने से मेरे को नया स्टीरियो आइसोमर नहीं मिलेगा। ये कायरल सेंटर था, यहां एक एक्सचेंज किए थे तो नया स्टीरियो आइसोमर मिला था, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल तुम प्रूव ही नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इस फिशर को रोटेट कर लो 180 डिग्री से, यही बन जाए सुपर इम्पोसिबल आइडेंटिकल। So this one is not the stereoisomer. Only for two of them are optically active and two of them are optically inactive. एकदम मेमोराइज कर लो, 3 कायरल सेंटर, बीच वाला सूडो कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आएगा, फॉर्म अलग अलग हो सकता है इधर C+H इधर C+H कर दे। आपको यही पहचानना है कि 2 कायरल सेंटर रियल है और बीच वाला एक सूडो कायरल सेंटर अगर है तो हमेशा 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस फॉर्म में देख रहे हो कि 2 मीजो मिला है, लेकिन वो दोनों मीजो आपस में मिरर इमेज नहीं है। मीजो कभी भी आपस में मिरर इमेज में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मीजो का मिरर इमेज लोगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा। ये 2 अलग अलग मीजो हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2? दे आर डैश स्टीरियोमर, not a mirror image, but still they are optical isomer, stereo isomer, but not a mirror image, dash stereomer। सिर्फ तीसरा और चौथा ही आपस में एनैंशियोमर है, बाकी एक को उठा लो, बाकी इसमें से किसी को भी उठा लो, सब डैश स्टीरियोमर है। अगर इन चारों के मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए तो कितने फ्रैक्शन सेपरेट होकर बाहर आएंगे? 3। बात समझ में आ रहा? एक पेयर एनैंशियोमर अलग हो जाएगा और बाकी दोनों अलग अलग निकल जाए। क्लियर? अगला एग्जांपल भी सूडो कायरल सेंटर का है, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, यहां कर दिए मान ले H और OH। H और OH तो अलग अलग है, लेकिन ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देख के लगता है कि ये कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए, जबकि ये कायरल सेंटर है। ये भी सूडो कायरल सेंटर है, क्योंकि अगर एक तरफ E रहा दूसरे तरफ Z रहा, देन इट विल बिहेव लाइक अ कायरल सेंटर। यस और नो? और दोनों तरफ E या Z रहा तो फिर वो कायरल सेंटर की तरफ बिहेव नहीं करेगा। अब इसके कितने फॉर्म बन सकते? ओके, यहां पर हमने बना दिया Z, यहां भी हमने बना दिया Z, H और OH, ये पहला स्टीरियो आइसोमर ZZ, EZ और ZE, यही 4 केस बनेगा, है कि नहीं? ये बना पहला स्टीरियो आइसोमर ZZ वाला। दूसरा स्टीरियो आइसोमर भी हम बनाने जा रहे, इधर कर दिए तो E बन गया, इधर कर दिए तो ये भी E बन गया, H और OH। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट। तीसरा जो बना है, लेकिन पहला और दूसरा में एक खास बात यह है कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस वन ऑल्सो हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स पहला फॉर्म भी मीजो, दूसरा फॉर्म भी मीजो। अब देखो तीसरा फॉर्म जो हम बनाने जा रहे हैं, तीसरा फॉर्म चलो यहां बना दिए। H और OH जैसे था वैसे ही है, इधर कर दिए मान लो E और इधर कर दिए मान लो Z। ओके, नाउ इट बिहेव्स लाइक अ कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि अब इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव एक कायरल सेंटर वाला। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा तो ठीक है। जो चौथा केस जो हम थ्योरेटिकली बोल रहे थे, चौथा केस जैसे ZE, तो एक और चौथा केस बनता EZ। तो जो चौथा केस हम बोल रहे थे वो एक्चुअली इसका मिरर इमेज है, क्योंकि हर ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज लोगे दैट इज अ डिफरेंट, दे विल बी एनैंशियोमर। देयरफॉर ये चौथा बना, इधर E हो गया और इधर Z हो गया। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर एनैंशियोमर।
This molecule also exists in 4 different stereoisomeric form. There are 4 optical isomers for the molecule given. Clear? क्यों ना हो, फॉर्मूला लगाएंगे, एक स्टीरियोजेनिक एरिया, दूसरा स्टीरियोजेनिक एरिया, तीसरा स्टीरियोजेनिक एरिया विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल SI OI कितना आएगा? 2 की पावर n-1, या बोलेंगे 2 की पावर 3-1, दैट इज 4, और यही 4. हाँ बोलिए. स्टीरियो आइसोमर है, कायरल सेंटर है. सूडो कायरल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कायरल सेंटर. ये मत भूलो कि सूडो कायरल को हम कायरल नहीं मानते. ये अलग बात है कि ये कार्बन अभी कायरल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन आगे तो बिहेव कर रहा है. ऐसा हो गया मतलब ये सूडो कायरल है. सूडो कायरल इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर. अगर कोई बोलता है इसको दिखा के कितने कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में, आंसर अभी भी 1 होता बेटा. ये अलग बात है कि फिलहाल बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन हम जैसे ही चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन यहां का, वो कायरल सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा. 2 मीजो और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, ये सब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जिसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक. अब एक और बात गौर से देखो, 2 GI के बीच में OI, ये कैसा केस है? 2 GI के बीच में OI. अगर ऐसा केस है, फॉर्मूला हम लोग अब तक लगाते आ रहे हैं. अब मैं एकमात्र ऐसा केस बताऊंगा जहां फॉर्मूला नहीं लगेगा, और वो केस है 2 OI के बीच में GI. ये भी आपको याद रखना है. अब तक सीधे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया देखे, फॉर्मूला लगाए, आंसर भी निकालेंगे, और वो आंसर क्या क्या है वो भी हम लोग देख रहे हैं. 4 ऑप्टिकल आइसोमर, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 मीजो और 2 इनैंशियोमर. अगेन फॉर्मूला के लिए एक्सेप्शन है ये. और ये केस है जैसे मान ले CH3 CHOH CH डबल बॉन्डेड CH CHOH CH3. और ये केस याद रखना ऐसे OI GI OI. ऐसा केस रहा तो फॉर्मूला नहीं लगाना. अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर भी 3 स्टीरियोजेनिक एरिया मिलेगा, 2 कायरल सेंटर और 1 डबल बॉन्ड जहां GI हो रहा है कि नहीं. 3 स्टीरियोजेनिक एरिया विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल इन वन ऑफ द फॉर्म. तो 2 की पावर n-1 यहां भी आंसर होना चाहिए था. इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर तैयार होने चाहिए थे, 4 स्टीरियो आइसोमर तैयार होने चाहिए थे, लेकिन इसमें आएगा 6. यह सवाल IIT ऑलरेडी पूछ चुका है बहुत पहले, लेकिन दोबारा आने का भी चांसेस बनता है, इसलिए हम इसको अलग से करा रहे हैं. 2 OI के बीच में GI. तो इसमें जो हम लोग स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं केसेस बना बना के, कि मान लो कि ये डबल बॉन्ड के अबाउट सिस है. सिस होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है कि नहीं. और यहां पे एक कार्बन, यहां पे भी एक कार्बन. ये कार्बन जो है वो कायरल है, कायरल सेंटर. यही दोनों कार्बन कायरल सेंटर, यहां सिस बना दी. यहां पे हम लोग केसेस लेंगे. कैसे केसेस? R R S S R S और S R, 4 ही केस बन रहा. लेकिन उन चारों केस डिफरेंट है, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा. हो सकता है उसमें कोई 2 केस आइडेंटिकल निकल जाए. जैसे मान लो यहां पे कार्बन
यहां पे एक मिथाइल, यहां कर दिए हम H नीचे OH ऊपर, एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार किए, कायरल सेंटर है यार। यहां पर भी मान लो मिथाइल H कर दिए, यहां पर भी नीचे, यहां कर दिए OH ऊपर, ये भी कायरल सेंटर है। ओके, ये एक स्टीरियो आइसोमर हमने तैयार किया। ये स्टीरियो आइसोमर जो तैयार होकर आया उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है। ओके, द फर्स्ट फॉर्म इज मीसोफॉर्म। द सेकेंड फॉर्म ड्रॉन HC डबल बॉन्डेड CH। एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को वैसे ही रखो, H और OH जैसे था वैसे ही, और यहां मैंने क्या कर दिया कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। यहां कर दिया मैंने OH को नीचे और H को ऊपर। अब बताओ, क्या अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दो हाइड्रोजन सेम साइड, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। मतलब कि ये कायरल है। इफ इट्स कायरल इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल, और हर कायरल का मिरर इमेज लेने से, हर कायरल का मिरर इमेज लेने से हमें डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर मिलता है। ओके, हम 4 केस की बात किए थे, जरा RS बताना। तो ऑब्वियसली अगर ये कार्बन आपस में मिरर इमेज है, तो इधर अगर ऐसा आएगा तो इधर आ रहा है, या इधर आ रहा है तो इधर ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी 1 ऑक्सीजन, प्रायोरिटी 2 डबली बॉन्डेड कार्बन, प्रायोरिटी 3 मिथाइल, चौथा हाइड्रोजन, चौथा पहले से ही डैश पे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे S, ऑब्वियसली यहां पे R। SR एक केस हुआ, बताओ RS दूसरा केस होगा क्या? नो सर। कारण RS करना मतलब कि इसका मिरर इमेज लेना, RS करना मतलब मिरर इमेज लेना, और मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है। मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है। देयरफॉर SR एंड RS दे आर आइडेंटिकल। लेकिन हमने यहां पर क्या किया, यहां का कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा था S, और यहां मैंने एक एक्सचेंज कर दिया। हमें पता है कि एक एक्सचेंज करते ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर R था तो ये भी हो गया S। अब चूंकि ये कायरल है, कायरल का मिरर इमेज हमेशा डिफरेंट होता है, तो C डबल बॉन्डेड C, H इधर हो गया R, इधर भी हो गया R। हम बार बार ड्रॉ नहीं कर रहे। तो सिस वाले में 3 फॉर्म मिलता है, और आगे देखोगे कि ट्रांस वाले में भी 3 फॉर्म मिलेगा। फिलहाल सिस वाले में हम लोग को 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 1 मीजो तैयार होकर मिला है, एंड दैट मीजो इज बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये दोनों आपस में इनैंशियोमर, ट्रांस वाले में, ट्रांस वाला कुछ ऐसे होगा, HC डबल बॉन्डेड CH, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। यहां पर कार्बन से मिथाइल जुड़ा है, मान लो H नीचे OH ऊपर, और यहां पर हम मान लो ऐसे मिथाइल कर दिए, यहां कर दिए हम OH को नीचे और H को ऊपर। नाउ टेल मी, ट्रांस में मैंने एक ऐसे ही रैंडम मैंने स्टीरियो आइसोमर बनाया, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यस सर। तो ये आपके सामने पहला केस आया है जहां पे एक मीजो बना है ओनली बिकॉज ऑफ COS। अब तक आप मीजो देखते आ रहे थे कि सिर्फ POS ही मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। क्यों? आइदर बिकॉज ऑफ POS, और तब तक हम लोग सिर्फ POS वाला ही मीजो देखते आ रहे थे। ये पहला एग्जांपल आपके सामने आया है जिसमें COS है,
इसलिए अकायरल है, इसलिए ये मीजो है, मीजो 2। क्लियर? यहां का कॉन्फ़िगरेशन एस, यहां का कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन ऊपर है ना, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लिखेंगे क्लॉकवाइज आर। तो ऑब्वियसली एस आर वाला है, इसका मिरर इमेज लोगे तो आर एस वाला सेकंड केस बनेगा, लेकिन एस आर और आर एस दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल, क्योंकि मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है। इसलिए यहां पर और 3 मिलेंगे, सी एच एच, यहां कार्बन पे कर दिए एस, यहां कार्बन पे भी कर दिए एस। यहां एक एक्सचेंज करते ही एच को नीचे हो, एच को ऊपर कर दो, एस बन जाए। ये कायरल है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर वी कैन टेक अ मिरर इमेज ऑफ इट। और इसका मिरर इमेज जो आएगा वो आर और आर वाला आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एनांशियोमर। सो ऑल टुगेदर एस आई इज इक्वल टू ओ आई इज इक्वल टू जी आई इज इक्वल टू 6। 4 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 4 इनएंशियोमर्स, डीएल पेयर और 2 मीजो, एक मीजो सिस में पीओएस के वजह से और एक मीजो ट्रांस में सीओएस के वजह से। जब भी 2 ओआई के बीच में जीआई आए केसेस बना बना के ही ड्रॉ करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। पिछले क्लास में एक हम बाईसाइक्लो वाला कंपाउंड दिए थे जिसमें 2 कायरल सेंटर दिख रहा था, लेकिन आंसर क्या था? 2, क्योंकि वो कायरल सेंटर जो था वो ब्रिजेड था या रिंग का पार्ट था और वहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिंग का कंस्ट्रेंट, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो रिंग टूट जाएगा। तो सीधे हम लोग मॉलिक्यूल में देखेंगे कि पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, कायरल है, तो एक और फॉर्म उसका होगा अपना मिरर इमेज, बस 2 ही फॉर्म। मान लो हम सेम टाइप का फिर एक सवाल तुमसे हम बोले कि बताओ इसका कितना होना चाहिए। यहां पे तो 2 मिथाइल लगाए थे, यहां भी एक मिथाइल लगाए थे और यहां मान लो हम एक मिथाइल लगा दिए। थोड़ा सा और हम बढ़ाए उसमें, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वेयर वी आर हैविंग अ फर्स्ट कायरल सेंटर, this is the second chiral center and this is the third chiral center। 3 chiral center है मॉलिक्यूल में। how many stereoisomers are possible? तो ऐसा नहीं कर देना कि 2 की पावर 3 8, इसमें आंसर 4 है। वेरी गुड, 4 ही है, 4 ही है। ये एक कायरल सेंटर, यहां तो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये रिंग का पार्ट थोड़ी है ये वाला कायरल। समझ में आ रहा है? यहां पे एच और मिथाइल है तो आप वहां पे एक्सचेंज तो कर ही सकते हो। एक्सचेंज कहां कहां नहीं कर सकते? यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। जब ये नहीं था तो ये मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जब ये है तो 2 और आ जाएगा, क्योंकि हर एक में इसका आर और एस आ जाएगा। समझ रहे? समझ में आ रहा है? जब ये नहीं था तो मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में था ना, दोनों आपस में मिरर इमेज। तो जब ये आ जाएगा तो मॉलिक्यूल का वो दोनों फॉर्म में भी तो आर एस आ जाएगा। पहला वाला में आर एस 2 हो गए, दूसरे वाले में आर एस 2 हो गए, टोटल 4 हो गए। क्लियर है ये चीज? यहां पर हम लोग बोलेंगे एस आई इज इक्वल टू ओ आई इज इक्वल टू 4। तो ये था काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर।
relative configuration. Relative configuration. Relative configuration is with respect to a standard carbohydrate molecule, and that standard carbohydrate molecule is CHO, CH2OH, HOH. उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कायरल सेंटर है. ऑब्वियसली वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बोथ द फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. ग्लिसरल्डिहाइड का स्टैंडर्ड फिशर, ये स्टैंडर्ड फिशर है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड का. प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन में, याद करो गोल्डन रूल जैसे हम बताए थे. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, तो CHO टॉप पे है और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन में, इसलिए ये स्टैंडर्ड फिशर है. ग्लिसरल के स्टैंडर्ड फिशर में अगर H लेफ्ट साइड में है और OH राइट साइड में है तो उसे हम लोग डीग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं. ध्यान रखना, कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू स्मॉल d इन दिस टॉपिक. स्मॉल d कहता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कैपिटल D कहता है कॉन्फ़िगरेशन. कैपिटल D वाला प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. कैपिटल L वाला प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. कैपिटल लेटर आर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ प्लस एंड माइनस नेचर ऑफ द सब्सटेंस. बताए थे जैसे R और S, R का प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है. R प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. हाँ, इतना जरूर है कि R नेगेटिव का मिरर इमेज हमेशा S पॉजिटिव आएगा, क्योंकि R का मिरर इमेज हमेशा S होता है, प्लस का मिरर इमेज हमेशा माइनस होता है. ग्लिसरल्डिहाइड से ही ये DL का कंसेप्ट शुरू हुआ. ये DL कॉन्फ़िगरेशन जो है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के लिए ही, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. रैंडमली हम लोग कहीं भी DL की बात नहीं करते. तो ग्लिसरल्डिहाइड में स्टैंडर्ड फिशर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड में अगर H लेफ्ट में हुआ, OH राइट में हुआ तो वो डीग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा. और अगर OH अगर लेफ्ट में आया और H राइट में अगर आया तो वो L ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है. Obviously, capital D का mirror image, capital L. D and L are mirror image of each other. D and L are mirror image of each other. अब देखो, रूल ये कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल एनी D के शुरुआत से डीग्लिसरल्डिहाइड को लेकर बनाया गया है तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट D फैमिली के कहलाएंगे. अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस डीग्लिसरल्डिहाइड के इस्तेमाल से हुआ है तो जो कार्बोहाइड्रेट बनाए हो D के इस्तेमाल से वो भी D कहलाएगा. और जो L का फॉर्म का लेकर शुरुआत हुआ वो सब L ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएंगे. देखो सिंथेसाइज कैसे होता है, तुम लोग चूंकि रिपीटर हो तुम लोग समझ जाओगे ये चीज कि C डबल बॉन्डेड OH अल्डिहाइड है और यहां पर CH2OH था और मान ले यहां पर H और OH था. तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे दूसरा हायर कार्बोहाइड्रेट अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं साइनाइड के साथ. साइनाइड इन HCl, साइनाइड विथ HCl.
साइनाइड कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है, अभी भी है, HOH CH2OH, यहां हो जाएगा H, इधर हो जाएगा O-, इधर आके CN अभी अटैक किया। HCN से ये ले लेगा एक H+, इसलिए HCN को लिया गया था। तो कहने का मतलब इस कार्बन पे एक और H और OH क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहां कुछ नहीं होगा। आगे HOH CH2OH, एक और यहां पर H और OH मान लो क्रिएट हो गया, और यहां क्या लगा हुआ है? ऑब्वियसली ये भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा। सर आपने कैसे H इधर ले लिया, OH इधर ले लिया? OH इधर भी हो सकता है, H इधर भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोग रेसिमाइजेशन पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन यहां पे H और OH जैसे था वैसे ही है, CN, ये बनेगा। समझ में आ रहा? उसके आगे कुछ नहीं करना है, उसके आगे आपको SnCl2/HCl, SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कौन सा रिएक्शन है, सुने हो कभी? साइनाइड का SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, स्टीफेंस रिडक्शन। साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो चीज तुम देखो। स्टीफेंस रिडक्शन जैसे ही किए, साइनाइड जो है वो CHO में कन्वर्ट हो गया और एक छोटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का लेंथ हम लोग एक कार्बन से बढ़ा दिए। नाउ दिस इज अ हायर कार्बोहाइड्रेट। अब तुम खुद ही सोच कि अगर मैं इसको लूं और फिर ये प्रोसेस को रिपीट करूं तो यहां पर एक और HOH आएगा। कहने का मतलब ये था फाउंडेशन, और उसी फाउंडेशन पे तैयार होगा कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग। फाउंडेशन वही है, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग तरह तरह का कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन रूल ऐसा इसलिए बना कि तुम चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना लो, अगर तुमने डीग्लिसरॉल्डिहाइड का फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे? डी। और अगर आपने एल का अगर फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है तो वो जितने ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपने कार्बोहाइड्रेट तैयार किया अलग अलग, वो सारे के सारे एल कहलाएंगे। ये बात समझ में आ रहा? डी एंड एल इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस्तेमाल से हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किए, देन दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड डी। और एल के इस्तेमाल से अगर हम लोग किए रहते तो वो भी कहलाता एल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये अगर समझ में आ गया तो आपको रूल भी समझ में आ जाएगा। DL, आपके सामने एक फिशर प्रोजेक्शन आएगा और आपसे बोलेगा कि डी है कि एल है, बस डी है कि एल है बताना है। पहला, गेट द स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन। अगर फिशर प्रोजेक्शन जो आपको दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड बनाओ। कैसे बनाएंगे? दो काम करके। एक तो कायरल सेंटर के अबाउट इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड है, और फिशर को उसी प्लेन पे 180 डिग्री से रोटेट करना भी अलाउड है। माने आप कुछ भी करो, मॉलिक्यूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गेट द स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन। और उसके बाद रूल कहता है कि गो टू द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर। क्यों गए भाई बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर पे? किसी फिशर में हमको बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर पे क्यों जाने के लिए बोला जा रहा है? फाउंडेशन पहचानने। गो टू द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर एंड इफ H इज इन द लेफ्ट it will be D form, and if H is in the right it will be L form. रूल बहुत ही ऑब्वियस है।
समझ में आ रहा है ना? गो टू द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का मतलब कि गो टू द फाउंडेशन कार्बन। आखिरी वाला कार्बन ही हम लोग मान के चलते हैं कि ग्लिसरल डिहाइड से शुरुआत किया गया था। तो अगर H लेफ्ट में OH राइट में पाया गया तो वो D होगा, अगर H अगर राइट में है OH लेफ्ट में अगर है तो वो L फॉर्म होगा। यही है DL। बताओ D है कि L है? बहुत ही सिंपल, D है कि L है? पहले दूसरा का, उसके बाद पहला का। पहला L है। कैसे? बिल्कुल, मतलब कि यार फिशर को स्टैंडर्ड बनाने का सवाल होता है ये इनडायरेक्टली। स्टैंडर्ड बना लिए तो उसके बाद DL तो बताना ही बताना है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो मुझे इसका पहले बताना है, इसका, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए CHO और CH2OH को वर्टिकल लाइन पे लाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे। इवन, हर कायरल सेंटर पे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करना है। मान लो कि एक एक्सचेंज कर दिए कि CHO ऊपर चला गया, OH इधर आ गया, तो मेरे को एक और एक्सचेंज करना है। कौन सा एक्सचेंज करेंगे? इन दोनों के बीच में H इधर आ गया, CH2OH इधर आ गया। स्टैंडर्ड बनाओ। CH2OH को नीचे लाना है। एक एक्सचेंज कर दिए यहां पर, आ गया ये नीचे, लेकिन एक एक्सचेंज अलाउड नहीं है, एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा। दिस गिवन वाज डीग्लिसरल डिहाइड। ये दूसरा वाला समझ में आया ना? मैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते करते किसी तरीके से उस फिशर को मैंने स्टैंडर्ड बनाया, और उसके बाद H लेफ्ट में OH राइट में बोलकर D बोल दिए, है कि नहीं है? अब ये स्टैंडर्ड तो दिख नहीं रहा, तो कुछ हम ऐसा करेंगे कि CHO को पहले वर्टिकल लाइन पे लाओ, CHO और H के बीच में एक एक्सचेंज। तो ऐसा नहीं कि सर यहां पे एक और एक्सचेंज, इवन हो गया सर। हम बार बार बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे होना चाहिए दो एक्सचेंज। तो यहां आपने एक किया तो एक और करो, H इधर आएगा, OH इधर चला जाएगा। CH2OH को वर्टिकल लाइन पे लेके आओ, OH और CH2OH में एक एक्सचेंज, और एक और करना है यहीं पर OH इधर आ गया, H इधर, OH H इधर आ गया। अभी भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, भले वर्टिकल लाइन पे आ गया प्रिंसिपल कार्बन चैन, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे CHO को ऊपर लेके जाना है। ओके, नाउ वी विल रोटेट इट बाय 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, ये वाला कार्बन आ जाएगा नीचे, बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर बन जाएगा ये। इस कार्बन पे कैसा सिचुएशन रहेगा बताओ? H आ जाएगा इधर, OH आ जाएगा इधर। डेफिनेटली द गिवन वाज D4। समझ में आ रहा है? फिशर को स्टैंडर्ड बनाने के बाद D और L बताया जाता है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए, CHO, CH2OH
HOH, OHH, HOH, HOH. Okay, tell me. D है कि L है? सिंपलेस्ट सवाल। D है कि L है? तो फिशर जो दिया हुआ है पहले से ही स्टैंडर्ड है, इसमें दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉप पे, गो टू द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर, H इज इन द लेफ्ट, OH इज इन द राइट, दिस इज D ग्लूकोज, दिस इज D ग्लूकोज। ठीक है ना? अब देखो हम क्या कर रहे हैं। CHO CH2OH, ऊपर HOH जैसे था वैसे ही, यहां भी OH और H जैसे था वैसे ही, यहां भी H और OH जैसे था वैसे ही, यहां हम कर दिए OH और H। अब बताओ, स्टैंडर्ड है, बॉटम मोस्ट कायरल पे गए, नो डाउट ये L बन गया। विल इट बी L ग्लूकोज? नेवर। समझ में आ रहा बात? ये L जरूर है ऑफ सम डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ग्लूकोज, बिकॉज D and L आर ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर मैं इस ग्लूकोज का मिरर इमेज, कंप्लीट मिरर इमेज लूंगा, पूरा मिरर इमेज, पूरे का मिरर इमेज लेंगे, तब जाके ये L ग्लूकोज कहलाएगा। D and L form of the same molecule are always mirror image of each other. ये L जरूर है, नो डाउट, ऑफ सम X, नहीं पता क्या है, ग्लूकोज तो नहीं। समझ में आ रहा है? कैपिटल D and कैपिटल L form of the same molecule are always complete mirror image of each other. ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो मैं यहां पे एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, एक और टर्म हम आपको यहीं बता देंगे, हालांकि ये टर्म हाँ, OHH, HOH, एक मिनट, मैंने यहां पे OHS लिखा है, तो मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर दे स्टीरियो आइसोमर? आर दे स्टीरियो आइसोमर? डेफिनेटली यस। अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव भी पूछे तो तुम बता दोगे। पहला, दूसरा, तीसरा क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव भी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2? नो डाउट डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। 1 और 2 आपस में मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये डायस्टीरियोमर है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन आपस में मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज नहीं होने से डायस्टीरियो। लेकिन ध्यान देना, जब भी दो फिशर में सिर्फ एक कायरल सेंटर पे H और OH का अंतर हो अरेंजमेंट में, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ arrangement of H and OH, when there is a difference of arrangement of H and OH at a particular chiral center, then they will be called as epimers.
दे आर कॉल्ड एज एपीमर्स। जैसे एपीमर जो वर्ड है ना, वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के लिए ही वैलिड है, इधर उधर नहीं। एक कायरल सेंटर, जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सेकंड कार्बन है और यहां का जो सेकंड कार्बन है, यहां H और OH ऐसे था और यहां पर OH और H है, और बाकी जगह बिल्कुल सेम है। दो जगह का अंतर नहीं, मात्र एक कायरल सेंटर पे H और OH का अरेंजमेंट में अंतर। दोनों फॉर्म को हम लोग एपीमर कहते हैं। और ये भी बात ध्यान रखना, यहां का 1 नंबर कार्बन देख रहे हो और यहां का 3 नंबर कार्बन देख रहे हो, नॉट अलाउड। वहां का 1 नंबर कार्बन तो यहां का भी 1 नंबर कार्बन, वहां का 3 नंबर कार्बन तो यहां का भी 3 नंबर कार्बन। When there is a difference of arrangement of H and OH at a particular one single chiral center, then the two forms are also called as, all epimers are diastereomers, but all diastereomers are not epimers. ये बात समझ में आ रहा है? हर एपीमर डायस्ट्रियोमर होता है, लेकिन सारे डायस्ट्रियोमर एपीमर नहीं होते। What is the relationship between 1 and 3? What is the relationship between 1 and 3? 1 and 3. हैं? अच्छा 1 and 2, sorry 1 and 2 स्टीरियोआइसोमर, डायस्टीरियोमर, एपीमर नहीं है। एपीमर यहां से यहां तक सब सेम है, मात्र एक कायरल सेंटर, चौथा कायरल सेंटर पे OH और OH का अरेंजमेंट में अंतर है। ऑब्वियसली 1 and 2 भी क्या है? एपीमर है। 1 and 2 भी एपीमर है। चौथे कार्बन पे मात्र चौथे कायरल सेंटर पे H और OH का अंतर अरेंजमेंट में, देयरफॉर दे आर एपीमर। समझ में आ रहा? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? तो हम 2 और 3 में देख रहे कि यार यहां भी अंतर और ये चौथे वाले पे भी अंतर, 2 जगह अंतर, एपीमर नहीं है। लेकिन डायस्ट्रियोमर तो है, इसलिए बोला जाता है कि सारे एपीमर डायस्ट्रियोमर होते हैं, लेकिन सारे डायस्ट्रियोमर एपीमर नहीं होते। थ्रियो एंड एरिथ्रोफॉर्म। अरे कल टेस्ट तो नहीं हुआ था ना तुम लोग का? Trio and erythroforms these terms are only for molecule having 2 different chiral center। 3, 4 या 1 कायरल सेंटर वाले के लिए यह वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। थ्रियो एंड एरिथ्रो वर्ड, थ्रियो एंड एरिथ्रोफॉर्म is only valid for a molecule having only 2 exactly 2 chiral center, and that 2 chiral center should be different. Identical chiral center भी अगर है तो ये वर्ड डिफाइन नहीं होता है। थ्रियो एंड एरिथ्रो is used for enantiomers only। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग कायरल सेंटर है तो उसमें कोई मीजो नहीं आएगा। 2 अलग अलग कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल हमेशा 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं है? 2 पेयर एनेंटियोमर में एग्जिस्ट करता है
हो सकता है कि एक पेयर को थ्रियो इनैंशियोमर कह दें और अगले पेयर को हम एरिथ्रो इनैंशियोमर कह दें, लेकिन ये थ्रियो और एरिथ्रो वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर इनैंशियोमर्स। समझ में आ रहा है? अब इन अ स्टैंडर्ड फिशर, यही दो चीज के लिए स्टैंडर्ड फिशर की आवश्यकता होती है, डीएल बताने के लिए और थ्रियो एरिथ्रो बताने के लिए। इन अ स्टैंडर्ड फिशर, इफ बोथ H or group are on the same side, it will be erythrophore. And if opposite side, it will be called as thriophore. याद करना बहुत ही आसान, T for trio, T for trans। T से थ्रियो, T से ट्रांस। अपोजिट साइड मतलब थ्रियो, सेम साइड मतलब एरिथ्रो। क्लियर है बात? जैसे मान लो तुमसे बोले CHO, CH3, HOH, HOH। फिशर बिल्कुल स्टैंडर्ड है, मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट है। स्टैंडर्ड फिशर में दोनों H या दोनों ग्रुप अगर सेम साइड में दिखे, ये एरिथ्रोफॉर्म है। दिस इज एरिथ्रोफॉर्म। सिमिलरली सपोज आई सेड CHO, CH3, HOH, OHH, जब ये दोनों हाइड्रोजन या दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में दिखे, देन दिस इज थ्रियोफॉर्म। ऑब्वियसली ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज ले लो, इनैंशियोमर तैयार हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे एरिथ्रो इनैंशियोमर्स। इसका भी मिरर इमेज ले लो, ये भी इनैंशियोमर तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्रियो इनैंशियोमर्स। समझ में आ रहा है? जब दोनों H या दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो तो हर हाल में थ्रियोफॉर्म। जनरली थ्रियो और एरिथ्रो के लिए दो हाइड्रोजन का होना जरूरी है, बाकी दो ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3, HCl, HBr, स्टैंडर्ड फिशर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, एरिथ्रो। समझ में आ रहा? अब देखो COOH, COOH, HOH, HOH, मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, देखने में लग रहा है एरिथ्रो, लेकिन इसको किसी भी हालत में एरिथ्रो नहीं बोलेंगे। मीजो कभी एरिथ्रो नहीं होता, मीजो ही होता है। सिमिलरली COOH, COOH, HOH, OHH, मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, देखने में लग रहा थ्रियो, बट इट इज नेवर कॉल्ड थ्रियो, इट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर। क्यों नहीं बोल रहे हैं यहां पे थ्रियो एरिथ्रो? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल है। जब मॉलिक्यूल में दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल होते हैं तो हम लोग थ्रियो एरिथ्रो का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि थ्रियो एरिथ्रो इज ओनली डिफाइंड फॉर इनैंशियोमर्स। क्लियर है? तो इसमें भी फिशर जो है ना, वो दाएं बाएं करके देगा, तो फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिशर लाना है, लाने के बाद आपको थ्रियो एरिथ्रो बताना है, क्योंकि थ्रियो एरिथ्रो भी
स्टैंडर्ड फिशर से ही डिफाइंड है। चलो ठीक है, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि H और यहां भी कर दिए, मान ले H CHO Cl Br CH3 टेल वेदर इट इज थ्रियो और एरिथ्रो। तो नहीं, हमें भी नहीं पता, हम तो ऐसे रैंडमली ये कर दिए। तो हम लोग मैंने यही करेंगे यार, स्टैंडर्ड बनाएंगे इसको। जैसे CHO और H में एक एक्सचेंज, H इधर आ गया, और H और Cl में भी एक एक्सचेंज। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने इस कार्बन का क्या कर दिया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज करके ऐसा बना लिए। फिर यहां पर भी CH3 और एक H में एक एक्सचेंज, और H और Br में भी एक एक्सचेंज। तो Br इधर आ गया, H इधर आ गया। ठीक है भाई, H अगर अपोजिट साइड है तो सीधा करेंगे भी तो अपोजिट साइड ही रहेगा। देयरफॉर दिस इज 3O4। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मीजो दिखा के पूछेगा कि एरिथ्रो की 3O, नॉट डिफाइंड। मीजो इज ऑलवेज मीजो। 3O erythro is only defined for 2 chiral center and it must be different. Identical chiral center के लिए 3O erythro का इस्तेमाल नहीं होता। रेसिमाइजेशन ज्यादा नहीं, इसमें हम सिर्फ 2 एग्जांपल लेंगे। रेसिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। जिस किसी प्रोसेस में हमको रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है, वो प्रोसेस में हम लोग बोलेंगे कि रेसिमाइजेशन हो रहा है। द प्रोसेस इन विच वी गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, the process in which we get a racemic mixture is called racemization process. The process in which we get a racemic mixture is called racemization process. जैसे देखो, मान लो ये पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। कार्बन के साथ एक R था, एक H था, एक D था, और एक मान लो यहां पर ब्रोमीन था। कायरल सेंटर हम लोग इसे ले लिए पोलर सॉल्वेंट में। तो बेसिकली पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन कराता है। क्यों कराता है, कैसे कराता है, जब मैकेनिज्म आएगा तब देखेंगे। हम लोग जो अभी बात कर रहे रेसिमाइजेशन का वो देख रहे। पोलर सॉल्वेंट में लेते ही कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है, ब्रोमीन निकल जाएगा Br- बन के, लेकिन कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, एंड कार्बोकटायंस आर प्लेनर। कार्बोकटायंस आर प्लेनर इन शेप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन पे पॉजिटिव, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब एक प्योर p ऑर्बिटल, एक प्योर p ऑर्बिटल है, 2 p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, यही प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर। हाइड्रोजन नीचे, d ऊपर। और प्योर p ऑर्बिटल कैसे रहता है, परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन, परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन, और इसी में पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीटली वेकेंट। प्योर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन। हो सकता है कि इसके बाद फिर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आए इस कार्बन के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस कार्बन से जुड़ने का प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गया, 50-50%, like 50% it can combine from the top of the plane, 50% it can combine from the bottom of the plane,
किसी भी प्लेनर चीज पे कोई दूसरे चीज का कॉम्बिनेशन हमेशा दो प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, वो भी 50-50%, अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। कोई जरूरी नहीं है कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल भी जो होता है ना, जैसे मान लो हम बोले RCH D और एक प्योर p ऑर्बिटल अनपेयर्ड फ्री रेडिकल भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हो सकता है कि फ्री रेडिकल के साथ भी कोई दूसरा रेडिकल अगर आ रहा है जुड़ने के लिए, तो वो जो जुड़ने के लिए आ रहा है वो 50% फ्रॉम द बिलो प्लेन, 50% फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी। चलो मान लो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके जुड़ा, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके कार्बन से जुड़ गया, जैसे ही जुड़ेगा ये तीनों बॉन्ड नीचे जाएगा sp3 बनने के लिए, तो R आ गया नीचे, D जैसे था वैसे ही, और H जो है और ये मिला 50%। ओके, अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अगर आकर जुड़ता 50%, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल नीचे से आकर जुड़ा तो तीनों बॉन्ड ऊपर चले जाते, R ऊपर, H भी ऊपर, D भी ऊपर, ये मिला 50%। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस सेकंड फॉर्म को पूरा 180 डिग्री से घुमा कर देखूं, 180 डिग्री से घुमाओगे तो न्यूक्लियोफाइल कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। R जो इधर दिख रहा है, R इधर आ जाएगा, D और H और D इस तरफ आ जाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर can exist in only two different forms, mirror image of each other, they are enantiomer, और सारे और वही दो enantiomer का 50-50% अगर मिक्सचर में आ गया, ऑब्वियसली एक अगर प्लस वाला होगा तो दूसरा माइनस वाला होगा। ये दोनों बोल रहे हैं सेम, क्योंकि हम रोटेट करके बनाए। अगर ये दोनों आपस में enantiomer है और 50% ये है 50% ये है, तो ऑब्वियसली हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर का मिलना। तो कार्बोकटायन से अगर कोई चीज जुड़ता है तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, फ्री रेडिकल के साथ कोई चीज जुड़ता है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। अगले क्लास में बताएंगे टॉटोमेरिज्म में भी रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। That process which can give us a racemic mixture is called racemization process। अब गौर करने वाली ये बात है कि अगर हम यहां से शुरुआत किए थे, ये ऑप्टिकली एक्टिव था कि नहीं था? मान ले ये R फॉर्म था, मान लो ये R फॉर्म था, तो ऑब्वियसली अगर वो R फॉर्म है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक R फॉर्म, या ये वाला इन दोनों में से कोई ना कोई एक R फॉर्म वाला होगा और दूसरा क्या होगा? S वाला होगा। यस और नो? मान लेते हैं कि ये R फॉर्म है तो ये वाला S फॉर्म है। देयरफॉर वी से रेसिमाइजेशन इज 50% रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही कॉन्फ़िगरेशन अभी भी है, एंड 50% इन्वर्जन, 50% के साथ रिटेंशन हुआ है और 50% के साथ इन्वर्जन हुआ है। रेसिमाइजेशन इज 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन। और भी एग्जाम्पल है, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।